सबका हमारे चैनल आईके एजुकेशन में स्वागत है। हम आपसे डिस्कस कर रहे थे द एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री और इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिस पे आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो मराठाओं के और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई है, इसको हमें ना आज स्टडी करेंगे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले पानीपत के मैदान पे दो बैटल हो चुकी थी। अगर आप हिस्ट्री के एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले जो दो बैटल पानीपत के मैदान पे हुई है वो कब हुई है और किसने लड़ी है। अब देखिए, ये भी हिस्ट्री का एक अच्छा पॉइंट है कि तीनों के तीनों पानीपत के मैदान पे लड़े जाने वाले जो वॉर है, बैटल्स है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपैक्टफुल है। कैसे बताता हूं। पहली पानीपत की वॉर हुई है, वो हुई है बाबर एक तरफ है, दूसरी तरफ है ना इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी हारा है, बाबर जीता है, जिसके वजह से मुगल वंश, मुगल साम्राज्य, मुगल रूल इंडिया में स्टैब्लिश हुआ है। सेकंड बैटल हुई है पानीपत के मैदान पर। एक तरफ हेमू है जो कमांडर है सूर्यवंश का, दूसरी तरफ अकबर है। अकबर की उम्र उस वक्त है ना 14 साल है। 1556 में दूसरी बैटल हुई है, इसमें अकबर जीता है, हेमू हारा है, जिसके वजह से जो सूर्य वंश था वो खत्म हुआ और मुगल वंश री एस्टैब्लिश इंडिया में हुआ है। ठीक है, ये दो। तीसरी बैटल मराठा एक तरफ है, दूसरी तरफ है ना अहमद शाह अब्दाली है। ठीक है ना। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट ये हुआ है कि मराठाओं की जो प्रोग्रेस थी वो रुक गई। ये यूं कहो कि मराठाओं के लिए एक नाइटमेयर थी पानीपत की थर्ड बैटल, जिसके बाद है ना मराठा फिर से है ना उभर नहीं सके। ये यूं भी कह लो कि मराठाओं की इसके बाद बैकबोन टूट गई थी, कि उनका जो विस्तार था वो रुक सा गया था, थमसा गया था, या यूं कहो कि मराठा बहुत वीक हो गए थे। तो ये सारी चीजें जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के जो इम्पैक्ट है, ये कॉजेज वगैरह है, ये मैं तो अभी डिस्कस कर ही लूंगा। अभी देखिए, जब हमने इससे पहले जो आपको लेक्चर्स वगैरह लिए हैं, इसमें मैंने आपको है ना पानीपत से पहले का जितना भी सिनारियो है जो हुआ है, कि मराठा पानीपत के मैदान पे क्यों गए, अहमद शाह अब्दाली क्यों आया, दिल्ली के उस वक्त है ना क्या हालात थे, क्या कंडीशन थे, ये सारी चीज हमने उसको आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। मैंने मतलब जो भी बैकग्राउंड था इसका वो लेक्चर्स में मैंने क्लियर कर दिया हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ है ना आपको जिस तरीके से पानीपत की बैटल हुई है ये मैं क्लियर करने वाला हूँ। अभी मैं क्या करूंगा पता है आपको, है ना वो जब क्लियर करूंगा ना, तो मैं देखो ये जितने भी कॉजेस है, द कॉजेज ऑफ मराठा डिफेक्ट इन पानीपत, ये आपको एक एक क्लियर हो जाएंगे। ये जितने लिखे हुए यहाँ पे, ये सारी चीजें मैं है ना जब पूरा सिनेरियो जो आपको बताऊंगा ना पानीपत का, उसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर से आप है ना हमारे आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखी है तो वो जाके देख लीजिए, ताकि आपको है ना पानीपत का जो पूरा सिनारियो है ये पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये जितना भी डाटा है मैं आपको पहले ही इसको डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए पानीपत की बैटल, मराठा एक तरफ है तो दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली है। इसको साथ दे रहा था नजीबुद्दौला को, मराठाओं को साथ दे रहा था इमादुल मुल्क जो मुगल एम्परर का वजीर था। इसके अलावा देखें नजीबुद्दौला के अलावा भी है ना और भी जो साथ दे रहे थे, जिसमें देखो शुजाउद्दौला था जो अवध का नवाब था। इधर देखेंगे हम मराठाओं की आर्मी को लीड कर रहा था सदाशिव भाव, तो इधर अहमद शाह अब्दाली खुद है ना अफगान फौज को लीड कर रहे थे। इनके मिलिट्री, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, पिंडारी जो मराठाओं की आर्मी का एक यूनिट हुआ करते थे, जब भी जरूरत पड़ती थी उनको है ना वो अपने साथ कर लिया करते थे। ठीक है ना। तो ये है ना कुछ इस तरीके से ये गठजोड़ हुआ था, या इस तरीके से फौज बनी थी और ये पानीपत के मैदान में लड़े थे। ये चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि ये सारी चीजें अगर से आप पिछले लेक्चर में देखेंगे तो ये वहां पे मैंने उसको है ना बहुत अच्छे से पहले समझा चुका हूँ। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आपको इन इमेजेस के जरिए से भी हेल्प हो जाएंगी। आप देखेंगे एक तरफ मराठा आर्मी को लीड कर रहे हैं सदाशिव भाव, दूसरी तरफ आप देखेंगे अहमद शाह अब्दाली है जो अफगान आर्मी को लीड कर रहे हैं। इनका साथ दिया है
नजीबुद्दौला और शुजाउद्दौला ने। ओके, ये अवध का नवाब था और ये रोहिलखंड का। तो आप देखेंगे ये तो थे अफगान आर्मी के साथ। दूसरी तरफ हम देखेंगे ना सदाशिव भाऊराव के साथ जो थे एज अ कमांडर, तो महाजी शिंदिया है, मल्हारराव होलकर है, विश्वास राव है जो नाना साहब के सबसे बड़े बेटे थे, और इब्राहिम गर्दी थे जो इनके तोपची थे। तो ये एज अ कमांडर थे सबके सब जो विश्वास राव के आर्मी में थे। तो ये इस तरीके से हम देखेंगे ये सारे के सारे ये इन्होंने अपना रोल प्ले किया है एज अ पानीपत में। चलिए अब बात करते हैं पानीपत की वॉर के बारे में। लेकिन पानीपत की वॉर को समझने से पहले एक दो चीजें और समझ जाते हैं कि मराठा है ना पानीपत के मैदान में क्यों गए। ठीक है, और दूसरा ये है कि अहमद शाह अब्दाली क्यों आया। जबकि आपको ये बात जान के हैरत होगी कि अहमद शाह अब्दाली पानीपत के मैदान में या इस साइड पे आना नहीं चाहता था, वो मजबूर हुआ है आने के लिए। अब वो उसके पीछे क्या मजबूरियां थी या क्या उसके पीछे उसकी सियासत थी, क्या पॉलिटिक्स थी, ये समझते हैं। इसका जवाब हमें मिलेगा दिल्ली को समझने से। वैसा तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं लेकिन फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। देखिए हो रहा ये था कि दिल्ली में जो एम्पायर थे वो वीक थे। असल में जो पावर थी वहां के वजीरों के पास थी। जो वजीर जो हुआ करता, जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, उसी के पास पावर थी। इस वक्त जो वजीर था, अच्छा पहले आपको मालूम होना चाहिए जो सक्सेसर स्टेट थे, इसमें एक बंगाल था जो इस वक्त है ना अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। पलासी के पास तो पूरी तरीके से अंग्रेजों का कंट्रोल हो चुका था। नीचे आप और देखेंगे एक हैदराबाद था और इधर अवध था। ठीक है ना, और एक और भी थे यहाँ पे रोहिलखंड में नजीबुद्दौला। ठीक है ना। अब हर कोई ये चाहता था क्योंकि रियल पावर जो वजीर के पास थी, तो हर कोई चाहता था कि दिल्ली का वजीर बन जाए। इस वक्त इमादुल मुल्क था। इमादुल मुल्क जो था ना, ये जो हैदराबाद निजाम अव्वल उसका पड़पोता था, यानी उसका ग्रैंडसन था। ओके, अब ये जो इमादुल मुल्क जो था ना, इमादुल मुल्क इतना पावरफुल था कि इसने है ना एम्पेरर जो था वो भी है ना दिल्ली में नहीं था इस वक्त। और इमादुल मुल्क के है ना मराठाओं के साथ पैक्ट थे, जिसके अकॉर्डिंग उसने है ना बहुत सारी चीजें दिया था मराठाओं को। और उसने उसने ये कहा था कि आपने है ना जब भी हमको जरूरत पड़ी तो आपने हेल्प करना। ठीक है ना, तो ये पैक्ट के अकॉर्डिंग मराठा दिल्ली गए थे। दूसरी चीज, मराठाओं की दिल्ली में जाने के सिर्फ पैक्ट ही नहीं थे कि चलो पैक्ट के साथ थे अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पे हमला कर रहा है या पंजाब के रीजन पे हमले कर रहा है, चलो हम है ना वहां पे जाके है ना दिल्ली की मदद कर ले, ऐसा भी नहीं था। बल्कि मराठाओं के अपने है ना इंटरेस्ट थे। एक तो ये है कि मराठा है ना अपने इन्फ्लुएंस को ऊपर बढ़ाना चाहते थे। वो खुद चाहते थे कि हमारा इन्फ्लुएंस है ना दिल्ली में बहुत ज्यादा हो जाए। वो किंग मेकर तो थे लेकिन है ना वो और अपने इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहते ताकि है ना उनको है ना राजपूत सिख ये पूरे रीजन को कंट्रोल करना इजी चले जाए। तो वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना बढ़ाना चाहते थे। इसलिए वो दिल्ली गए थे ताकि है ना ताकि है ना दिल्ली में जाके है ना वहां पे अहमद शाह अब्दाली को हराए और फिर है ना अपना इन्फ्लुएंस है ना दिल्ली में और दिल्ली के इर्द गिर्द के रीजन में बढ़ जाएगा, ताकि उनको है ना फिर और भी जो रीजन्स है उनको जीतना आसान चले जाए। तो इसलिए गए थे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया मराठा क्यों गए। तो एक तो ये कि उनका पैक्ट था, ट्रेटीज थे उसके अकॉर्डिंग। दूसरा उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट था ताकि वो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते थे। अहमद शाह अब्दाली क्यों आया ये समझते हैं। अहमद शाह अब्दाली है ना वो इधर नहीं आना चाहता था, बल्कि वो चाहता था कि उसका जो इन्फ्लुएंस हो, ये जो मैं रेखा खींच रहा हूं ना, इसके इस साइड पे पेशावर, इधर नीचे कंधार वगैरह या ये जो सिंध का रीजन है और ये लाहौर वगैरह, ये रीजन के ये साइड पे वो चाहता था कि ये पूरा रीजन उसके कंट्रोल में रहे और यहाँ पे उसकी सुप्रीमेसी रहे। लेकिन ये आता था मुगल के अंडर में। तो पहले अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पे हमले किए, इसको अपने अंडर में लेके आया, लेकिन फिर है ना मुगलों ने हमले किए और इसको फिर इस तरीके से इनकी कॉन्फ्लिक्ट चली है। तो अहमद शाह अब्दाली ये समझ गया था कि अगर से मुझे है ना ये रीजन पे कंट्रोल करना है तो मुझे दिल्ली को अपने हाथ में रखना होगा, या यहाँ पे ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे ये एश्योरेंस दे दे कि यहाँ पे अब है ना दिल्ली का जो एम्पेरर है या दिल्ली का कोई भी जो वजीर है वो हमले नहीं करेगा, या ये रीजन को ऐसा मान लेगा कि हाँ ये आपके है, ये काबुल के है, ताकि मैं यहाँ से सिक्योर हो जाऊं।
तो ये रीजन को सिक्योर करने के लिए अहमद शाह अब्दाली है ना इस साइड पे आया था। वो समझ गया था कि दिल्ली में मेरा अपना बंदा हो, और इसलिए वो है ना नजीबुद्दौला, इसने भी है ना उसको ये चीज समझाई थी नजीबुद्दौला ने, कि आप अगर से दिल्ली अगर से आप हमला करते हैं और मुझे दिल्ली में एज अ वजीर बना देते हैं, तो मैं आपको है ना एश्योरेंस दूंगा कि ये आपके इलाके हो जाएंगे, और आपको यहाँ पे मराठाओं को मतलब दिल्ली पे हमला करके है ना, जाहिर सी बात है मराठा तो साथ देंगे ना उसका, इमादुल मुल्क का। तो इसने ये बताया था, समझाने में कामयाब हो गया था अहमद शाह अब्दाली को, कि आप यहाँ पे आइए, दिल्ली को वीक कीजिए, दिल्ली पे हमला कीजिए, और यहाँ पे मुझे है ना वजीर बना दीजिए। इसके बाद है ना आप यहाँ पे ये रीजन में आप सिक्योर हो जाएंगे। तो इसलिए अहमद शाह अब्दाली आया था। अब मैं समझता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हुआ क्या है पता है, मराठे है ना यहाँ से निकले अपनी फौज लेके। अब देखिए मराठाओं ने गलती क्या की है, और अहमद शाह अब्दाली भी अपनी फौज लेकर आया। मराठाओं की सबसे पहली गलती ये थी कि इस वक्त जो थे ना पेशवा नाना साहेब थे, बालाजी बाजीराव, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने स्टेप ब्रदर सदाशिव राव भाऊ को एज अ मिलिट्री को लीड करने के लिए दे दिया। हिस्टोरियन कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि जब उधर से अहमद शाह अब्दाली आ रहा था तो ये नाना साहेब की जिम्मेदारी थी कि वो खुद मिलिट्री को लीड करते, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इजी समझा कि चलो भाई सदाशिव भाऊ राव भी अच्छे हैं, उनको भेज देते हैं, अब वो संभाल लेंगे। लेकिन ये एक गलती हुई थी कि वो खुद लीड करते तो शायद है ना नतीजा कुछ और होता। तो ये गलती। दूसरी गलती क्या हुई है पता है, दूसरी गलती ये हुई है कि जब मराठे यहां से निकले तो बहुत बड़ी तादाद थी, लाखों की तादाद थी। उन्होंने क्या किया है, अपने साथ में अपने जो फीमेल्स थे, जो वुमेन्स थे, उनको भी साथ में ले लिया। अब वो क्यों गए थे, वो गए थे इसलिए ताकि नॉर्थ में जा रहे हैं, बार बार नॉर्थ में जाने का मौका नहीं मिलता, और दिल्ली और उसके एतराफ में जा रहे हैं, और ये जो रीजन है दिल्ली और उसके एतराफ का, यहाँ का, तो खास तौर से है ना ये रीजन हरियाणा दिल्ली के मतलब वही हरियाणा के एतराफ का, उसको हम कुरुक्षेत्र कहते हैं। ये है ना सेक्रेट प्लेसेस थे यहाँ पे, जो हिंदू रिलीजियस के अकॉर्डिंग यहाँ पे है ना जो महाभारत हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे सेक्रेट प्लेसेस थे। तो वुमेन्स है ना इसलिए गई थी ताकि इनकी ये है ना एज अ पिलग्रिमेज के लिए जा रहे थे, ताकि साथ साथ वार भी हो जाएंगे और हमारी है ना सेक्रेट प्लेसेस की विजिट भी हो जाएंगी। जो यही चीज जो उनका जो वुमेन्स को साथ में लेके जाना, ये भी एक है ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जो असल में देखा जाए ना मराठाओं के अकॉर्डिंग ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, और इसी वजह से वो मराठा मतलब पानीपत हारे। तो दो गलतियां या दो कॉजेज जो मराठाओं की डिफीट की वो ये हो गई कि नाना साहब ने लीड करना चाहिए था, दूसरा वुमेन्स को साथ में नहीं लेके जाना था जो उन्होंने लेके गए थे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं। अब हुआ ये है कि मराठा यहाँ से निकले और पहुंचते 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 यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है ना, इस रीजन में। पहले देखिए नजीब तो अहमद शाह अब्दाली के साथ था और वो इस साइड पे थे, ठीक है ना, इस साइड पे थे, नजीब उधर था। अब हुआ यह है कि नजीब ने क्या किया है, यहाँ पे जो सिराजुद्दौला शुजाउद्दौला था, ये अभी किसी के साइड नहीं था, ये न्यूट्रल था, क्योंकि इसे पता था कि मेरा इसमें कोई किसी के साथ साथ देने में कोई फायदा नहीं है। तो क्योंकि इमादुल मुल्क जीत गया, मतलब मराठा जीत गया, तो इमादुल मुल्क को ही वजीर बना देंगे, मेरा तो कुछ नहीं। अगर से अब्दाली जीत गया तो वो नजीब को बना देगा, तो भी मेरा कुछ नहीं। तो इसलिए मैं अब न्यूट्रल रहूंगा तो मेरा अपना फायदा होगा। लेकिन नजीबुद्दौला ने इसको अपने साइड खींचा इस तरीके से कि इसको ये बता दिया, या ये उसको है ना चॉकलेट दिया कि आपने क्या करना है, आप है ना हमारे साइड आ जाइए, मुझे वजारत नहीं चाहिए, आपने खुद वजीर बन जाना, बस आप हमको साथ दीजिए, आपकी मिलिट्री हमारे साथ आ जाएंगे, आपकी मतलब जो खाने पीने का सामान अगर से हमारे साथ में आ जाएगा फौज के लिए, तो वो हमारे लिए आपकी हेल्प हो जाएंगी। बाद में इसका आपको जो रिजल्ट ये होगा कि हम जीत जाएंगे ना, तो आप है ना दिल्ली के वजीर बन जाना। तो अब इसको लगा कि हाँ अब मेरा फायदा है, तो ये चला गया था अब्दाली के साथ। ठीक है जी, यहां तक आ गया आपको समझ में।
तो ये इस तरीके से ग्रुप बने थे। मराठे आ गए थे दिल्ली में, और ये दिल्ली में कुछ वक्त तक रुके रहे, और अहमद शाह अब्दाली आ गया था इस साइड पे, क्योंकि इसको है ना शुजाउद्दौला को अपने साइड करना था, कन्विंस करना था, जो जिसमें वो कामयाब भी हो गया। अब देखो इतने में क्या हुआ है पता है, ये जो यमुना रिवर है ना, ये बहुत ज्यादा चढ़ चुका था, बहुत ज्यादा चढ़ चुका था। अब इसको क्रॉस करना, इस साइड पे आना या इस साइड से इस साइड जाना पॉसिबल नहीं था, अपने घोड़ों के साथ, अपने साधु सामान के साथ जाना। तो ये एक मुश्किल थी दोनों के लिए, कि इधर का उधर नहीं जा सकता था और इधर का इधर नहीं आ सकता था। जब मराठाओं ने जब ये पूरी स्टडी की यमुना की, कि चलो भाई इसके पार्ट के बारे में देखते हैं, तो इनको ये समझ में आ गया कि ये जो यमुना इतनी चढ़ी हुई है कि ये अब ये तकरीबन 1 महीना लेंगे उतरने के लिए। अब इधर से कोई इधर नहीं आ सकता, या अब उधर से उधर नहीं अपनी फौज को लेके जा सकता। अब हुआ ये है कि ये जब दिल्ली में थे, तो मराठाओं को अपनी फौज को के मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा चाहिए था, कुछ अनाज चाहिए था, लेकिन दिल्ली में जब इन्होंने दिल्ली को खंगाला तो यहाँ पे इसके खजाने खाली थे। तो अब इनके समझ में नहीं आया क्या करना है। तो सदाशिव भाऊ राव ने है ना काउंसिल बिठाई। अब तय ये पाया कि हमने क्या करना है, हमने है ना ये जो कुंजपुरा दिख रहा है ना आपको ऊपर, ये फोर्ट था, और यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली का पूरा खजाना रखा हुआ था, तो इस पे हमला करना है। तो ठीक है, इस तरीके से एक फौज तैयार हुई, एक टुकड़ी तैयार हुई, और इन्होंने जाके हमला कर दिया, और ये जीत भी गए। और यहाँ से उनको इतना खजाना मिल गया, इतने घोड़े मिल गए, इतने ज्यादा है ना यहाँ से हथियार मिल गए, कि खुशी खुशी वापस आए, और उन्होंने कहा कि चलो पहला जो कॉन्फ्लिक्ट था अब्दाली के साथ, डायरेक्ट तो नहीं था, इनडायरेक्ट था, लेकिन उसी के किले पे था, तो ये हम जीत गए। तो इस तरीके से इनका एक मेंटेनेंस फौज के लिए जो है ना बहुत ज्यादा साजो सामान मिल गया। और ये खबर जब अब्दाली को पहुंची ना, तो अब्दाली तो गुस्से के मारे और अपने आपे से बाहर हो गया। उसने सोचा कि अब तो मुझे कुछ भी करना है, इस साइड पे पहुंचना है। लेकिन जब उसने जी भी देखा जाके कि यमुना का जो पार्ट इतना चढ़ा हुआ है कि आप पार नहीं कर सकते। अब देखो उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि जहाज वगैरह करे, या मतलब कुछ जहाज बना ले, मतलब पानी के जहाज वगैरह, ना कोई रास्ता भी नहीं था। तो उसने भी वेट किया। मराठाओं को तो पता था कि यमुना का पार्ट उतरने के लिए 1 महीना है। अब इनके पास इतना साजो सामान भी था, सब कुछ था। अब इन्होंने सोचा कि देखो अब्दाली तो इधर आ नहीं सकता, ना हम उधर जा सकते, हमारे पास इतना टाइम है, तो एक काम करते हैं ना, हमारी जो वुमेन्स हमारे साथ आई है, ये जब ये मतलब ऊपर आप देखें कुरुक्षेत्र का रीजन है, ये जब जाना चाहती है, जो सेक्रेट प्लेसेस है उसको विजिट करना चाहती है, चलो ये कर लेंगे। तो ये पहुंच गए यहाँ पे सेक्रेट प्लेसेस के विजिट के लिए। ये हो गई गलती। इतने वक्त में क्या हुआ है, इतने वक्त में अहमद शाह अब्दाली ने अपना रास्ता ढूंढ लिया, और वो इस पार आ गया बागपत से। ये जो रीजन दिख रहा है ना बागपत, यहां से उसको रास्ता मिल गया, और इसने है ना दरिया पार कर लिया। अब ये आ गया इस साइड पे, इसने ब्लॉक कर दिया पूरे मराठाओं को। उसने है ना ये नीचे मतलब पूरी तरीके से उसने है ना मराठाओं को उस साइड पे धकेल दिया था, मतलब मराठी इधर आ गए थे, और अहमद शाह अब्दाली फिर इधर आ गया। अब देखिए जब इसकी खबर है ना सदाशिव भाऊराव तक या मराठाओं तक पहुंची है कि अहमद शाह अब्दाली ने दरिया पार कर लिया, तो ये एक उनके लिए है ना ये उनके लिए है ना खौफनाक खबर थी, कि ये कैसा हो गया। हमने तो जब देखा था कि भाई कोई रास्ता नहीं है, फिर इसने कैसे पार कर लिया, ना कोई जहाज ना कुछ। तो हिस्टोरियन जो है इसका जवाब यही देते हैं कि अब्दाली को एक ऐसा रास्ता मिल गया था, जहां से वो उसके पास एक टेक्निक थी पानी को जज करने की, और उसकी वजह से उसको एक रास्ता मिल गया, जहां से उसने अपने पूरे घोड़े वगैरह मतलब पूरे घोड़े साधु सामान के साथ वो अपनी फौज के साथ निकल गया। तो यही रीजन देते हैं। असल में एक्चुअल में किस तरीके से आया है इसका जवाब तो मतलब एक तो हैरत की बात है ना, जब मराठों ने जब ये पूरा स्टडी किया तो पता चला कि भाई ये उतर नहीं सकती, लेकिन ये फिर कैसा पार कर दिया इसने। तो ये अभी भी है ना, इसका जवाब सही तरीके से हमारे पास नहीं है कि उसने कैसा पार कर लिया, लेकिन कर लिया। और करके उसने है ना फिर मराठाओं को यहाँ पे ब्लॉकेज कर दिया। अब देखिए सिनारियो क्या है, सिनारियो ये है कि मराठा है ना, ये आ गए पानीपत के मैदान में इस साइड पे कुरुक्षेत्र से, और यहाँ पे उन्होंने खेमे डाल दिए अपने। और इस साइड पे है ना, आप देखेंगे ना इस साइड पे
मतलब मराठाओं को ब्लॉक कर दिया उसने, अपने सेंट्रल जो हेडक्वार्टर था उससे है ना उसने पूरी तरीके से काट दिया, ब्लॉक कर दिया, नीचे आ गया और वो ऊपर ढकेल दिया उनको। तो ये है ना जो उनकी जो पोजीशन बनी ना मराठाओं की और अहमद शाह अब्दाली की, ये अहमद शाह अब्दाली के फेवर में थी, क्योंकि मराठा है ना अपने हेडक्वार्टर से कट गए थे। अब वो ना मैसेज पहुंचा सकते थे, ना है ना कोई है ना किसी तरीके से इधर आ सकते थे, ना वो रिवर क्रॉस कर सकते थे, क्योंकि उनके पास वो रास्ता ही नहीं था ना। अहमद शाह अब्दाली को मिल गया था लेकिन उनके पास कोई टेक्निक नहीं थी ऐसी कि किस तरीके से है ना एक कमजोर और वीक रास्ता मिले, जगह मिले जहां से हम रास्ता रिवर पार कर सके। ये अहमद शाह अब्दाली के पास ही वो टेक्निक थी जिसकी वजह से वो करने में कामयाब हो गया। तो अपोजिशन देखो, स्ट्रेटेजिकली देखा जाए ना तो अब है ना जो अहमद शाह अब्दाली मराठाओं के ऊपर विजय हो गया था। ठीक है, अब देखिए सिनारियो ये है कि ऊपर देखेंगे ना यहाँ पे पंजाब है जहाँ पे सिख है, नीचे इस साइड पे देखेंगे यहाँ पे राजपूत है, और नीचे इस साइड पे दिल्ली के नीचे साइड पे देखेंगे यहाँ पे जाट है। तो मराठाओं की है ना किसी के भी साथ है ना रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे जाट राजपूतों के साथ, क्योंकि वो वैसे ही सुलूक किया करते थे जैसे मुगलों के साथ थे। यहाँ पे भी वो जाके हमले किया करते थे और वहाँ के रूलरों को मजबूर किया करते थे, उनको चौथ दे, उनको सरदेशमुखी दे। तो राजपूत भी है ना मराठाओं से इतने ज्यादा खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ऊपर पंजाब में सिख थे तो पंजाबियों के साथ भी उनका वही सलूक था, तो इसलिए पंजाब मतलब सिखों ने भी उनका साथ नहीं दिया। और यही चीज थी इनके साथ जाटों के साथ, जाटों ने भी साथ नहीं दिया। बाकी छोटे मोटे जो रूलर थे, राजा थे, उन्होंने भी साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने है ना मराठाओं के बजाय अब्दाली का साथ दिया। तो ये सारी ऐसी चीजें थी जो मराठाओं के अगेंस्ट थी स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि ऐसी जगह फंस गए थे जहां से उनको किसी तरीके की हेल्प नहीं थी। इवन वो अपने भी हेडक्वार्टर से कट गए थे और उनके साथ अपने उनके खवातीन थे, उनके है ना वुमेन्स थे, तो ये एक बड़ी परेशानी थी। अब ऐसे में करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। अब देखो, अब उनके पास एक ही रास्ता था, वो ये था कि जंग करना, और जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी करना। तो अब सीधे जाके देखते हैं कि वॉर किस तरीके से हुई है। अब्दाली नीचे थे तो मराठा ऊपर थे। तो यहाँ पे एक और चीज जो मराठाओं के अगेंस्ट जा रही थी वो थी समय का फैक्टर, क्योंकि अब्दाली के पास जो सप्लाई थी फूड की और चारा मतलब चारा वगैरह की वो फुल थी, क्योंकि देखेंगे इधर राजपूत थे वो सपोर्ट कर रहे थे, नीचे खुद है ना शुजाउद्दौला था वहां से सप्लाई आ रही थी, नीचे दिल्ली थी वहां से सप्लाई आ रही थी। लेकिन मराठाओं के साथ ऐसा नहीं था, मराठाओं के को किधर से भी सपोर्ट नहीं था, ऊपर से भी नहीं नीचे से भी नहीं। तो ये फंस चुके थे अब, क्योंकि खाने पीने का खुद सामान इनका खत्म हो चुका था, जानवरों के लिए चारे का सामान खत्म हो चुका था। तो अगर से ये और वक्त जाया करते तो ये इनके अगेंस्ट जा रहा था। और ये भी एक उन्होंने गलती की है कि उन्होंने अपना वक्त बर्बाद किया। सदाशिव भाऊराव ने अपना वक्त जाय किया, जबकि उनको पता था अगर से हम वक्त जाय करेंगे और हमारे खाने पीने का सामान खत्म हो जाएगा तो फिर हमारी फौज बगावत करेंगी। और यही हुआ है, इन्होंने इतना वक्त जाय किया है कि इनकी फौज ने बगावत कर दी कि हमें भूखे मरने से बेहतर है कि हमें ना दुश्मन से लड़के मरे। और फिर मजबूर होकर उन्होंने है ना मैदान में आना पड़ा उन्हें। अब सवाल ये है कि इन्होंने अपना वक्त जाय क्यों किया, तो उसका जवाब यही है कि यहाँ पे रिवर थी और उसका जो पार्ट था वो चढ़ा हुआ था, पानी चढ़ा हुआ था, कि यही सोच रहे थे कहीं पानी उतर जाए इसका, कहीं पानी उतर जाए और हम है ना हमारी जो वुमेन्स है उनको है ना दरिया पार करवा दे, ताकि वो सिक्योरली है ना वो है ना पहुंच जाए, मतलब पूना पहुंच जाए। बस यही चीज थी। तो हिस्टोरियन इसका ये जवाब देते हैं। तो अगर ये जवाब है इसका कि सदाशिव भावराव ये चाह रहे थे कि उनके है ना जो वुमेन्स है उनको है ना सिक्योरली है ना उसको दरिया पार करवाना चाहते हैं ताकि वो पुणे पहुंच जाए। तो अगर से ये जवाब है तो यहाँ पे है ना देखा जाए ना, अगर से हम इसको थोड़ा कंक्लूड करें, इसको एनालिसिस करें, तो हमें ये समझ में आता है कि मराठाओं ने साइकोलॉजिकली है ना हार तस्लीम कर ली थी पहले। वो ये समझते थे, वो ये समझते थे कि हमारी वुमेन्स जो है वो हमारे लिए बोझ है, या अगर से हम हार जाते हैं तो हमारी वुमेन्स का हमारे बाद क्या होगा। जबकि लड़ते थे और बेखौफ होके
ना ये सोच के कि हमारी वुमेन्स हमारे लिए बोझ है, लड़ते थे, वक्त जाया नहीं करते थे, तो शायद है ना रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन उन्होंने है ना ये सोचा कि वुमेन्स को है ना सिक्योरली है ना पहुंचाना है, तो शायद यहाँ पे वो मात खा गए। अब मुझे नहीं पता कि वो सदाशिव भावराव या मराठे इसमें कितने सही थे, अगर से ये सोच के वो उन्होंने वक्त जाया किया तो। खैर, जब मिलिट्री ने है ना रिवॉर्ड करना शुरू कर दी थी, तो फिर सदाशिव भावराव को काउंसिल बिठानी पड़ी और उन्होंने फैसला किया कि वॉर लड़ेंगे। अब हुआ ये है कि डिसाइड हुआ था कि भाई किस तरीके से है ना अपनी मिलिट्री को मतलब खड़े करना है और क्या करना है। अभी भी देखिए, अभी भी जो डिसीजन हुआ है ना, वो वॉर लड़ने का नहीं हुआ था। समझिए, इसे वॉर लड़ने का नहीं हुआ था, बल्कि सदाशिव बाबूराव ने ये फैसला किया था कि देखो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि अभी है ना यहाँ लड़ना है, इस साइड पे, अब पीछे ढकेलना है, और यहाँ लड़के है ना क्या करना है, ताकि है ना अहमद शाह अब्दाली ये सोचे कि इस साइड पर ज्यादा फोकस करे, और उन्हें क्या करना है, पूरी फौज को इस साइड पर आना है, यानी दरिया के इस पार, ताकि अब उनकी जो पोजीशन कैसी हो जाए, थोड़ी इस साइड ऐसी हो जाए, ऐसी। अभी कैसी थी, इस साइड, ऐसी थी, ऊपर मराठा थे, नीचे ये थे। वो चाहते थे कि दरिया की इस साइड पे हमें लड़ना है, यहाँ पे हमें ना डिसिसिव जो वॉर होती है वो यहाँ लड़ेंगे दरिया के इस पार, ताकि हमारी पोजीशन चेंज हो जाए। तो और उन्होंने है ना हर किसी को, अपने जो कमांडर थे उनको है ना एक टास्क दिया था कि आपने क्या करना है। इन्होंने ये नहीं कहा था सदाशिव बाबूराव ने कि हमें सिर्फ क्या करना है, उनको एंगेज रखना है वक्त, कुछ वक्त तक, और पीछे ढकेलना है, ताकि अहमद शाह अब्दाली ये साइड पर है ना, इस साइड पर है ना अपनी पूरा फोकस करे, और हमें फिर क्या करना है, खामोशी से इस साइड पे आ जाना है। तो ये डिसाइड हुआ था, ये डिसाइड हुआ था। लेकिन हुआ ये है, और सबको ये कहा गया था कि हमें है ना अपने है ना जो पोजीशन है उसको छोड़ना नहीं है, हमें अपनी पोजीशन पे रहना है, और दुश्मन को है ना उसी पोजीशन पे मारना है, आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन उन्होंने यही गलती की, उनके कमांडरों ने यही गलती की। जब ये अफगान हार रहे थे, अफगान हार रहे थे, जब पीछे आ रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन छोड़ी, और अपनी पोजीशन छोड़ के है ना दुश्मनों पे हमला किया, ताकि उनको और कमजोर करे, और वहीं पे फंस गए। खास तौर से सेंट्रल एशिया में, वहां पे है ना वार लड़ने के बहुत से मेथड है। उसमें एक ये है कि वो क्या करते थे, पीछे है ना ताजादम फौज है ना अपनी तैयार रखते थे, ताकि ये जब ये आगे वाली फौज थक जाए और ये वापस आए, तो पीछे वाली फौज है ना उसकी जगह ले ले। तो ये होती थी। तो ये एक, ये दूसरा ये कि दुश्मन को बेवकूफ बनाना, वो इस तरीके से कि ये बावर करवाना, ये समझाना कि हम हार रहे हैं, पीछे हट जाना, रिपल्स हो जाना, ताकि ताकि सामने ये समझे कि हम हार रहे हैं, और वो अपनी जगह छोड़ दें। तो मराठाओं ने भी ये किया कि जब इन्होंने रिपल्स हुए ये, तो मराठाओं ने अपनी जगह छोड़ी और इनका पीछा किया, और यहीं पे फिर क्या हुआ, ताजादम दस्ते तैयार थे, इन्होंने फिर इन पे अटैक कर दिया और यहाँ पे इनको फंसा दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मराठा यहाँ पे है ना जो उनका जो सदाशिव भाव उनके लीडर थे, उन्होंने जो कहा था, जो उनकी जो काउंसिल ने फैसला किया था, अपनी जगह नहीं छोड़ना, हमें यहाँ नहीं लड़ना है, हमें इस साइड पे लड़ना है, यहाँ पे अपनी फौज को लेकर आना है जमुना के इस पार, और यहाँ पे है ना आखिरी डिसिसिव बैटल यहाँ पे हम लड़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें है ना इनको सिर्फ मतलब क्या करना है, बिजी रखना है, इनको ये बताना है, एक एक पक्ष पर है ना हमला करके उनका ध्यान उधर भटकाना है और यहाँ पे आना है। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। जब ये जो पहलू था ये हार गया था, तो फिर सदाशिव बाबूराव ने भी फैसला कर दिया कि पानीपती हमारी अब बैटल की आखिरी जगह है, यहीं पे लड़ेंगे। अब हमारे पास ये कुछ तस्वीरें हैं बैटल की, आप देख सकते हैं इन्हें। ये मराठा आर्मी है और ये अफगान आर्मी है, और मराठा आर्मी जो बैटल फील्ड में लड़ते हुए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज बिहाइंड दी डिफीट इन पानीपत ऑफ मराठास। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखिए,
ना जाटों ने सपोर्ट किया, ना ही है ना राजपूतों ने सपोर्ट किया। उसके पीछे यही था रीजन कि मराठास की जो नॉर्थर्न पॉलिसी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। वो जाटों के साथ, राजपूतों के साथ वैसे ही सलूक किया करते थे, वैसे ही बिहेव किया करते जैसा वो मुगलों के साथ किया करते थे। उनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं थी, वो मजबूर थे कि वो सरदेशमुखी और उनका जो चौथ की जो पॉलिसी थी, इसकी वजह से राजपूत भी परेशान थे और जाट भी परेशान थे। तो इस वजह से इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। और इससे पहले हमने आपको जो लेक्चर लिए है उसमें मैंने है ना एक इंसिडेंट भी बताया था कि एक राजपूत रूलर ने फांसी लेके आत्महत्या कर दी थी। तो ये जो गुस्सा था राजपूतों का, जिन्होंने है ना उनको सपोर्ट नहीं किया। अहमद शाह अब्दाली वाज बेटर जनरल। तो ये भी आपको मालूम है, जैसा मैंने आपको कहा है कि सदाशिव भावराव उन्होंने पहले ही बहुत सारी गलतियां की है। एक दो गलतियां तो और भी बता देता हूं मैं आपको उनकी। और इसीलिए कहते हैं कि नाना साहब खुद अगर से बैटल में जाते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। अहमद शाह अब्दाली एक जबरदस्त मंझा हुआ जनरल था। उसको है ना हर पैतरे आते थे, बहुत सारी टेक्निक आती थी। सदाशिव भावराव उनके सामने है ना दूर दूर तक भी उन तक नहीं पहुंच सकता था। तीसरा हम देखेंगे डिफेक्टिव इन मिलिट्री स्ट्रेटेजी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि गलती तो ये कर ली थी कि अपनी जगह छोड़ दी थी, पानीपत में नहीं जाना था, कुछ ओवर एस्टिमेटेड कर लिए। जो सर्वे किया था दरिया का, नदी का, वो गलत हो गया। और हम देखेंगे पोजीशन जो यहाँ पे नीचे की पोजीशन है ना, अफगान आ गए थे, अहमद शाह अब्दाली की फौज आ गई थी और ऊपर वो चले गए थे, जिसकी वजह से इनका कनेक्शन कट गया था। राजपूत मदद नहीं कर रहे ऊपर, नीचे जाट मदद नहीं कर रहे ऊपर, सिख मदद नहीं कर रहे, किसी तरीके सारी मदद खत्म हो गई थी। और खुद का है ना देखें जाए तो इनका कनेक्शन भी अपने हेडक्वार्टर से कट गया था। ये सारी चीजें ऐसी थी जो इनके अगेंस्ट गई थी, जो हम कह सकते हैं कि डिफेक्ट इन मिलिट्री स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, मराठास वर नॉट इन गुड इन द ओपन बैटल। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। मराठास की अगर से आप बैटल्स देखेंगे, जो उनकी हम जो जीत का जो परसेंटेज देखेंगे, वो ये है कि वो जिस रीजन में रहते थे, जो मराठवाड़ा का रीजन है, जो महाराष्ट्र का रीजन है, वो प्लेटूज एरिया है, पहाड़ी इलाका है। और यहाँ पे जो ये लड़ते थे ना, ये ओपन ग्राउंड में नहीं लड़ते थे, बल्कि है ना इनके पास जो टेक्निक थी, ज्यादातर जिसमें माहिर थे, वो थी गुरिल्ला वारफेयर। और इनको इतना तजुर्बा नहीं था, इतना उनको है ना एक्सपीरियंस नहीं था कि जाके है ना बड़ी वॉर लड़ने का, ओपन ग्राउंड में लड़ने का। और ये पहला पहला था और यहीं पे जाके वो फंस गए। ठीक है ना, तो ये हम कह सकते हैं कि वो इतना उनको है ना एक्सपीरियंस नहीं था कि बड़े ग्राउंड पे जाके है ना लड़ना। ज्यादा वो माहिर थे गुरिल्ला वार में, लेकिन वो उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल तरीका था उसको छोड़कर उन्होंने न्यू तरीका जो अपनाया था, उसमें वो शायद मात खा गए। सिख कम्युनिटी को नेग्लेक्ट किया, वो तो हम समझ में आता है हमें। मराठा लीडर्स जो है ना, वो उनकी आपस में जमर ही नहीं थी, कि एक मत नहीं हो रहे थे आपस में, है ना हर का अलग अलग मत था। तो ये भी चीज है। अब एक चीज हुई थी डेथ ऑफ विश्वास राव, ये क्या है? अब देखिए, ये भी देखो सदाशिव भावराव की यहाँ पे भी है ना कमजोरी समझ में आती है। हमको पता है कि सदाशिव भावराव भी एक कमांडर थे, विश्वास राव एक कमांडर थे, और ये नाना साहब के बेटे थे। और नाना साहब ने खुद है ना सदाशिव विश्वास राव को भेजा था। अब देखिए यहाँ पे भी एक, अगर से मैं इसको एनालिसिस करूँ तो इस तरीके से होता है कि नाना साहब को है ना सदाशिव भावराव पे भरोसा भी नहीं था, इसलिए तो विश्वास राव को साथ में भेजा। जबकि विश्वास राव की उम्र उतनी नहीं थी, 20-22 साल के होंगे। और उनको है ना ऐसा भेजा है साथ में, ताकि है ना वो विश्वास राव वॉच कर सके है ना सदाशिव भावराव पे, ताकि वो सदाशिव भावराव है ना अ, नाना साहब के अगेंस्ट है ना रिवॉल्ट ना कर ले। तो ये चीज हो सकती है कि विश्वास राव को साथ में भेजा। और साथ में फिर है ना भेजा तो है ना ये भी कह दिया था कि आपने इसका ख्याल रखना। अब ये जिम्मेदारी सदाशिव भावराव की थी कि विश्वास राव को कुछ नहीं होना। तो इसलिए उन्होंने विश्वास राव को अपने करीब रखा था, आगे रखा था, लेकिन इस साइड, मतलब मानो इस साइड पे रखा था, तो आप यहाँ रहो। अब सदाशिव भाव राव यहाँ थे और विश्वास राव यहाँ थे। और इधर मराठा आर्मी से जब लड़ाई हुई उनकी, तो हुआ ये है कि विश्वास राव पे हमला हुआ, विश्वास राव उसमें घेरे गए। जब ये खबर है ना सदाशिव भावराव को पहुंची, तो सदाशिव भावराव है ना सदमे से है ना नीचे उतर गए। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, हमारी फौज को लेकर सीधा यहाँ चलो। तो इन्होंने क्या किया, अपनी फौज को लेकर यहाँ पहुंचे
और जैसी जब देखे इन्होंने कि सदाशिव भाऊराव है ना मतलब जख्मी हो चुके हैं और बहुत गहरा जख्म है, तो ये अपने है ना एज अ जो एक कमांडर होता है वो कभी भी है ना मैदान जंग में है ना हौसले नहीं हारता, ये सबसे पहले सबक सीखा जाता है। लेकिन इन्होंने हौसले हार दिए थे, अपने हाथी से उतर गई है और हाथी से उतर कर ये मतलब अफगानों पे है ना ऐसा टूट पड़े थे जैसे जख्मी शेर होता है, और उसी में फिर क्या हो गए, अफगानों के हत्थे चढ़ गए। और इस तरीके से देखा जनरली है ना जो कमांडर था वही जब मैदान जंग में है ना हार जाता है तो फिर पीछे जितने भी फौज होती है उनके हौसले हार जाते हैं, वो फिर भागना शुरू कर देते हैं। और यही मराठाओं के साथ आया, जिधर को जिसका रुख हुआ उधर वो निकल गया था। तो हम देखते हैं कि मराठा फौज है ना फिर भाग गई थी, मतलब इस तरीके से भागना शुरू हो गया था। और यहाँ पे फिर है ना अफगान है ना पूरी तरीके से मराठा पानीपत में मराठा को हरा दिए थे उन्होंने, तो ये सारी चीजें हुई है। तो ये भी एक वीकनेस थी सदाशिव भावराव की जो हमको पानीपत की वार में दिखती है कि वो इतने अच्छे कमांडर नहीं थे, वरना इतना बड़ी गलती नहीं करते थे। अब पानीपत के इस टॉपिक पर बात करने के लिए तो और भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को और एनालिसिस कर सकते हैं हम, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता, इसलिए हम है ना यहाँ पे इस लेक्चर को रोकते हैं। लेकिन जाते जाते है ना एक दो बातें और कह दूं आपको कि वुमेन्स का क्या हुआ, क्योंकि वही तो सबसे बड़ा मराठाओं को डेंजर था ना। तो असल हुआ ये है वुमेन्स का कि जो सबसे बड़ा दुश्मन था मराठाओं का निजामुद्दौला, उसी ने है ना अपने ही फौज से है ना वुमेन्स को है ना निकाल दिया था सेफली। तो मराठाओं तक वो वुमेन्स पहुंच चुकी थी। अब दूसरी चीज ये है कि ये जब खबर है ना मराठा हेडक्वार्टर तक पहुंची मराठाओं की डिफीट की, तो नाना साहब ने जब ये खबर सुनी ना, तो वो तो पहले सदमे से गिर गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि ये सदमा उनको इतना गहरा पहुंचा था कि कुछ वक्त के बाद उनकी है ना मौत हो गई थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये पानीपत हुई है, पानीपत में मराठा हार गए थे, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली के अफेयर को मैनेज किया, और मैनेज करने के बाद वो है ना वो यहाँ से चला गया था। फिर बाद में जो वो चाहता था, जो इलाके पे वो जिस रीजन पे वो कंट्रोल करना चाहता था वो सेफली उसने वहां पे कंट्रोल किया है। मराठाओं को एक बहुत बड़ा सेटबैक था, एक उनकी बैकबोन टूटी थी, और ये एक नाइटमेयर था जिसकी वजह से मराठाओं की जो प्रोग्रेस थी वो रुक सी गई थी। और इसका इम्पैक्ट है ना इंडियन हिस्ट्री पे बहुत गहरा पड़ा है, खास तौर से है ना इसके बाद हम देखेंगे मराठा वीक हो गए थे तो अंग्रेज मैदान में आए हैं, और अंग्रेजों ने है ना अपनी पॉलिसीज के जरिए से है ना नॉर्थन इंडिया को है ना जीतने वन बाय वन उन्होंने जीता है, मराठाओं को भी हराया है। अब हमारा जो टॉपिक वही है कि मराठा एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट, उसी में हम आगे चल के आपको है ना फिर फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकंड एंग्लो मराठा वार और थर्ड और फोर्थ इस तरीके से एंग्लो मराठा वार से वो आपको बता देंगे। ठीक है।